दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का जो सेशन होगा उसी को हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी की क्लास को। और आपकी जो पहली बुक है बेसिक वाली वो आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप ये मान के चलिए इस बुक से अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक बार आप खुद अपने अंदर एनालाइज कीजिए कि आपको इससे इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। पढ़ने का जो तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, उससे आप खुद देख लेना। जब बेसिक लेवल की किताबों में इतनी चीज़ें हैं एनसीईआरटी की, तो जब हम 12th लेवल तक की किताबों को कंप्लीट कर लेंगे, आप सोच लेना कि अपने नॉलेज का लेवल या आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में कितना हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो हम उसी क्लास को आज आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। उससे अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, बहुत से लोग मुझसे नंबर मांगते हैं, वो कहते हैं कि सर एक बार अपना नंबर दीजिए वगैरह। आप लोगों को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना है, ठीक है। 8375830393, ठीक। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती, कुछ अगर पूछना होता है तो आप इस नंबर को नोट कर लेना, यानी 8375830393, ठीक है। तो हम आज कौन सी क्लास शुरू कर, उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा भारत का हमने मतलब आपको मैंने क्या दिया था, आइडिया दिया था, ठीक। उसी का अब हम भौतिक रूप देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास को अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास इंडिया का मैप होना चाहिए, ठीक है। और कौन सा मैप, फिजिकल मैप। जितनी भी मैं लोकेशंस बताता हूँ आप लोगों को उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद उसको आप क्या करेंगे, अपने दिमाग में बिठाएंगे, ठीक है। और यहाँ मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उतनी ही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपकी बुक में दे रखी हैं। जैसे जैसे हम हायर क्लास की ओर जाएंगे आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और उम्मीद करते हैं कि एग्जामिनर जो पेपर सेट करेगा वो यहीं कहीं से आपका क्या करेगा, पेपर सेट करेगा, ठीक है। कल मैंने क्या बताया था, पर्वतों की श्रेणियाँ होती है, चाहे समानांतर हो या कैसे भी हो, ठीक है। ऐसे ही भारत में भी एक हिमालय पर्वत श्रेणी है जो सबसे उत्तर में है। आप लोगों को पता होगा इस हिमालय पर्वत श्रेणी की भी अलग अलग पार्ट है, यानी अलग अलग समानांतर श्रेणियों में बटा है, ठीक है। सबसे उत्तर वाले को बोलते हैं वृहत हिमालय। क्या बोलते हैं, वृहत हिमालय, ठीक है। यानी सबसे उत्तरी भाग जो यहाँ दिखता है जम्मू कश्मीर से भी ऊपर, वो कौन सा हिमालय कहलाता है, वृहत हिमालय। और इसका अन्य नाम हिमाद्री भी मिलेगा, ठीक है। हिमाद्री मतलब हिम का घर, इसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री। और ये सबसे हिमालय की उत्तर वाली श्रेणी, यानी सबसे नॉर्थ की ओर है। यानी अगर आपसे पूछता है हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे उत्तर में है, आप क्या कहोगे, वृहत हिमालय। अगर आपसे ये पूछता है वृहत हिमालय को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, आप क्या कहोगे, हिमाद्री। या अगर आपसे ये पूछता है कि वृहत हिमालय को हिमाद्री भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सदैव क्या रहती है, बर्फ जमे रहती है, ठीक है। जब आप ये हिमाद्री यानी वृहद हिमालय से नीचे आओगे यानी साउथ की ओर, तो दूसरी इसकी श्रेणी आएगी जिसको आप मध्य हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मध्य हिमालय। ये है बहुत विस्तृत चीज, जब हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। यहाँ जितना दिया है उतना बता रहा हूँ। ये है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय वृहद हिमालय के साउथ में है, ठीक है। यानी हम ऐसे पढ़ने थे, वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, कहने का मतलब यूं चल रहे हैं, ठीक है, जो हिमालय की श्रेणियों में। और जो मध्य हिमालय है वो हिमांचल वाले इलाकों में पड़ता है, ठीक है। मैप में आप देखेंगे मध्य हिमालय, ठीक है। फिजिकल मैप पकड़ेंगे आप, उसको हाईलाइट करेंगे। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो हिमालय की श्रेणियां दी हैं इसका उत्तर से दक्षिण की ओर क्या क्रम होगा, आगे पीछे कर देगा और नीचे कूट दे देगा। क्या भरोसा कब पेपर का पैटर्न बदल जाए, आपको सिर्फ ये याद रखना, ठीक। और उसके नीचे जो आता है वो क्या आता है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ठीक है। और इस शिवालिक हिमालय इन तीनों में सबसे क्या है, दक्षिण में। तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, वृहत हिमालय। उससे नीचे कौन सी श्रेणी मिलेगी आपको, मध्य हिमालय। और उससे नीचे कौन सी मिलेगी, शिवालिक हिमालय। ये तो क्या है, आपकी हिमालय पर्वत की श्रेणी है, जो कि 3 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया जाता है। जब आप इसको नोट कर लें, ठीक है। जब आप इससे नीचे की ओर आएंगे, यानी फिर भारत के नीचे वहाँ आएगा उत्तर का मैदान, यानी मैदानी भाग आएगा। जहाँ आप देखते हैं उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग, उत्तराखंड का, बिहार, झारखंड, एमपी का कुछ इलाका, ये पूरा का पूरा क्या है, मैदान। और इसको बोलते हैं गंगा का मैदान, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की नदियों से बहाव, मतलब नदियाँ जो अपने साथ बहा के लाती हैं, उन चीज़ों से मिलकर बना है, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान। और उत्तर का मैदान किन किन नदियों से मिलकर बना है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यानी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ने कभी न कभी अपने साथ जो अवसाद बहा के लाए, उससे बहुत बड़ा क्या बना, एक मैदान का निर्माण हुआ, जिसको उत्तर का मैदान कहते हैं। प्लेन ऑफ गंगा भी कहते हैं इसको, गंगा का मैदान, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संपन्न क्षेत्र है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या इस भाग में क्या करती है, निवास करती है, ठीक। ये तो क्या हो गया, उत्तर का मैदान। जब आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, वैसे है तो नहीं, यहाँ पे आप नोट करना।
जब आप भारत का जो ये पश्चिम का इलाका देखेंगे, पंजाब हिमाचल प्रदेश से ऊपर का पश्चिम की ओर इलाका देखेंगे जो पाकिस्तान के इलाके से टच करता है, यहाँ एक प्रसिद्ध नदी बहती है सिंधु। ठीक है, इस सिंधु नदी की 5-4 सहायक नदी हैं, इसको पंच नदी भी कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक तो देखो बेसिक लेवल में निम्नलिखित में से कौन सी एक सिंधु की सहायक नदी है, या पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंच नदी का हिस्सा नहीं है, या पूछ सकता है सिंधु की सबसे उत्तरतम नदी कौन सी है जो उससे मिलती है, या सिंधु की कौन सी नदी ऐसी जो उससे सबसे दक्षिण में मिलती है। ठीक है, आपको मैं उत्तर से दक्षिण का क्रम बताऊंगा। सबसे पहले झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ठीक है, ये चारों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे उत्तर से कौन सी मिलती है इससे, झेलम, फिर कौन सी मिलती है, चिनाब, फिर कौन सी मिलती है, रावी, फिर कौन सी मिलती है, सतलज। आपको ऐसे ही याद रखना है। अब देखो नदियाँ कहाँ से उद्गम होती है, कैसे मिलती हैं, ये सब हमारा अपवाह तंत्र वाला चैप्टर आएगा, नदियों के बारे में वहाँ पढ़ाऊंगा। यहाँ पे इतना ही आपको याद रखना है, सिंध की सबसे उत्तरतम नदी जो उससे मिलती है सिंधु में कौन सी है, झेलम, उसके नीचे कौन सी मिलती है, चेनाब, उसके नीचे रावी, और सिंधु से सबसे दक्षिण भाग से अगर कौन सी नदी मिलती है पूछेगा तो सतलज। ठीक है, यानी सिंध से मिलने वाली सबसे दक्षिणतम नदी पूछता है सतलज, सिंध से मिलने वाली सबसे उत्तरतम नदी पूछता है झेलम। और ये सब नदियाँ क्या कहलाती है, पंचनद कहलाती है। पंचनद का कौन सा हिस्सा है कौन सा हिस्सा नहीं है ये आपने देखना है। अब आप क्या करोगे, मैप पकड़ोगे, भारत का भौगोलिक मैप यानी फिजिकल मैप, इस भाग में देखोगे जम्मू कश्मीर से वेस्ट की ओर जहां पाकिस्तान का इलाका है, उससे नीचे पंजाब राजस्थान के इलाके में, हिमाचल के इलाके में आप इन नदियों की लोकेशन को हाईलाइट करोगे और उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्या देखोगे, क्रम देखोगे। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए एक भारत का मरुस्थल आता है जिसको थार मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, भारत में जो पश्चिमी भाग है इस भाग में कौन सा है, प्लेन, मतलब थार का मरुस्थल, इसको क्या कहते हैं, भारत का मरुस्थल भी कहते हैं, जो कि राजस्थान गुजरात इन इलाकों में क्या है, फैल रखा है। इसको छोड़ दीजिए। जब आप इस मतलब ये पर्वतों की श्रेणियां, मैदान और उससे नीचे यहाँ आप पश्चिम की ओर थार का मरुस्थल देखते हैं, जब आप इससे नीचे आओगे ये तीन ओर से घिरा हुआ पार्ट है। देखिए यहाँ पानी है, यहाँ पानी यानी बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर, तीन ओर से पानी के घिरे हुए इलाके को बोलते हैं प्रायद्वीप, यानी प्रायद्वीप यानी भारत का प्रायद्वीपी पठार। ये इलाका क्या कहलाता है, प्रायद्वीपी पठार। ठीक है, प्रायद्वीपी पठार। और ये प्रायद्वीपी पठार पश्चिम में किससे घिरा है, अरब सागर से, पूर्व में किससे घिरा है, बंगाल की खाड़ी से, दक्षिण में किससे घिरा है, आपका हिंद महासागर से। ठीक है, आप लोकेशन देखते रहेंगे। और इसका जो आकार है वो कैसे है, त्रिभुजाकार। इसका कैसा आकार है, त्रिभुजाकार। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो लेवल है, आपके लेवल पे यहाँ पे इसने कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप उसका क्रम ऐसे ही उत्तर से दक्षिण की ओर नोट करेंगे। आपको क्या करना है, देखिए कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, उन चीज़ों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन क्या आता है मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखिए विंध्य, विंध्य के नीचे लिखिए नर्मदा, नर्मदा के नीचे आप क्या लिखेंगे, विंध्य, नर्मदा, उसके नीचे सतपुड़ा, क्या लिखेंगे, सतपुड़ा, उसके नीचे लिखिए तापी। ठीक है, विंध्य, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी, उसके नीचे अजंता और उसके नीचे सतमाला। यहाँ क्या लिखेंगे आप, अजंता, और लास्ट में सतमाला। इनको ऐसी कॉपी में लिखिए, विंध्य, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी, अजंता और सतमाला। अब साथ ही साथ अगर आप कर रहे हैं अपने मैप में भी देखिए विंध्य पर्वत श्रेणी दिखेगी आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री के आसपास, उसके नीचे आपको एक नर्मदा नदी दिखेगी, नर्मदा नदी दिखेगी। ठीक है, यानी नर्मदा नदी को अच्छे से देखिए लोकेशन। उसके नीचे आप देखिए सतपुड़ा की श्रेणियाँ दिखेंगी। कौन सी श्रेणियाँ, सतपुड़ा, जो कि महाराष्ट्र एमपी के इलाकों में ही फैली है। ठीक है, उसके नीचे एक नदी और दिखेगी, नदी को ऐसे दिखाया होगा इसने ब्लू लाइन से। ठीक है, वो तापी लिखा होगा। उसके नीचे आइए महाराष्ट्र में, आइए अजंता दिखेगी, और उससे नीचे आए सतमाला, वो भी कहाँ दिखेगी आपको, महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी है, सतमाला भी पर्वत श्रेणी है, दोनों महाराष्ट्र के इलाकों में पड़ती है, तापी उससे ऊपर होगी। ठीक है, इस सीरीज को याद रखिए। यहाँ पे दिया है आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है।
आपका आंसर होगा विंध्य सतपुड़ा। पेपर में क्या देगा, सतपुड़ा अजंता, अजंता विंध्य, सतपुड़ा सतमाला। आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा, वहीं पे बेहोश हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ चीज़ों को बारीकी से पकड़ना सीखो। आपको सिर्फ उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखना है। नर्मदा नदी पूछता है तो विंध्य और किसके मध्य बहती है, सतपुड़ा के। तापी नदी पूछता है किन दो के मध्य बहती है, आप होगे सतपुड़ा और अजंता के मध्य, ठीक है। और जो क्रम पूछता है ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ, उसका सीरीज क्या होगा, ये होगा नॉर्थ टू साउथ। ऐसे ही आप लोग लिखेंगे। अब आपको बताता हूँ नर्मदा और तापी भारत की दो ऐसी एकमात्र नदियां हैं जो कहाँ बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। कहने का मतलब ये ऐसे बहेंगी इधर को, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। क्योंकि ये पोर्शन क्या होगा, देखिए ये दिशाएं होती हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी मैक्सिमम नदियां भारत की इधर को बहती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन दो नदियां ऐसी हैं नर्मदा और तापी, वो कहाँ बहती हैं, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम की ओर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत की कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये पूर्व है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आप क्या कहोगे, नर्मदा और तापी दोनों ऐसी नदियां हैं जो कहाँ से बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन देगा, देखो भारत की कौन सी एक नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। आपका आंसर होना चाहिए नर्मदा। तो याद रखना नर्मदा और तापी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और कहाँ गिरती हैं पूछता है, तो यहाँ पे खंबात की खाड़ी होगी। कौन सी खाड़ी, खंबात की खाड़ी। देख लेना गुजरात के जस्ट नीचे देखना, यहाँ पे खंबात की खाड़ी लिखा होगा, वहाँ कौन सी नदी गिरती है, नर्मदा नदी गिरती है, ठीक है। और खंबात की खाड़ी कहाँ है, कौन से सागर में है, अरब सागर। ये पूरा ब्लू वाला जो पोर्शन है ये अरब सागर है, यहाँ पे खंबात की खाड़ी, यही नर्मदा की नदी गिरती है। तो याद रखना नर्मदा और तापी कहाँ से गिरती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां हैं, ठीक है। इतना तो हो गया। अब देखिए इसके अलावा कुछ और नदियां इसने दे रखी हैं, ठीक है। वो नदियां कहाँ की ओर गिरती हैं, प्रायद्वीपीय भारत में बहुत से पठार पाए जाते हैं। और आपका ये कहाँ की ओर गिरती हैं, पूर्व से, मतलब मोस्टली नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर गिरती हैं, ठीक है। दो ही नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर गिरने वाली नदियों की सीरीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले नर्मदा और तापी के बाद जो नदियां आती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ऐसे ही लिखोगे। सबसे ऊपर महानदी, उससे नीचे गोदावरी, उससे नीचे कृष्णा और उससे नीचे कावेरी। ये सब की सब नदी कहाँ से बहेंगी, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। आपसे पूछिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तीन ऑप्शन ये देगा, एक नर्मदा देगा और कौन सी नहीं है कहेगा, वहां भी बेहोश मत हो जाना, ठीक है। ये नदियां क्या हैं, सबके सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। और ऐसे ही लिखोगे नॉर्थ से साउथ। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी सबसे उत्तर में स्थित है, यानी सबसे नॉर्थ में, आप क्या बताओगे, महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी सबसे दक्षिण में स्थित है, आप क्या बताओगे, कावेरी, ठीक है। हमेशा याद रखना गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और भारत की सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी है। पहली गंगा है, दूसरी गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये सब की सब नदियां क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाती हैं, यानी डेल्टा बनाने वाली नदियों के नाम लिख लेना। क्या बनाती हैं, डेल्टा। आपसे क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक डेल्टा का निर्माण करती है, इतना, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, जब नदी अपने सागर में या महासागर में जहाँ भी गिरने वाली होती है उससे पहले कुछ स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, भौगोलिक आकृतियों का, उसको डेल्टा कहते हैं। तो ये नदियाँ जो हैं डेल्टा का निर्माण करती है। अब पूछेगा कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, चार ये तीन यहाँ के देगा, एक दूसरा नदी का नाम देगा, नर्मदा या तापी, ठीक है। आपको याद रखना है ये नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक। अब ये निकलती कहाँ से, नदियों का उद्गम हो रहा है। देखो ये तो बता दें कि सबके सब बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। देखिए अब इनका उद्गम देखते हैं। महानदी जो निकलती है ये आपका छत्तीसगढ़ में एक सिहावा पर्वत श्रेणी, कौन सी, सिहावा, ठीक है। उस पर्वत श्रेणी के अंदर एक पर्टिकुलर पर्वत है, उसका नाम है महेंद्रगिरी। कौन था, महेंद्रगिरी। ये जो सिहावा पर्वत श्रेणी है, सिहावा, ये क्या है, सिहावा पर्वत श्रेणी, इसके अंदर क्या है, एक पर्वत है, उसका नाम है महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी। इस महेंद्रगिरी पर्वत पे कुंड है, वहां से कौन सी नदी निकलती है, आपका महानदी। महानदी भी कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में, ऐसे जाके सिर्फ बंगाल की खाड़ी में। दूसरी कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और विश्व मतलब भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गंगा के बाद, ठीक है। ये भी किसका निर्माण करते हैं, डेल्टा का। ये नदी कहाँ से निकलती है आपका पूछेगा, तो ये बताना त्रियंबकेश्वर नामक एक जगह है महाराष्ट्र में। कौन सी, त्रियंबकेश्वर, ठीक है, त्रियंबकेश्वर।
ये त्रियंबकेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी निकलती है। और गोदावरी निकलने के बाद कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। तीसरी नदी है कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी भी कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट, ये वाला पोर्शन पश्चिमी घाट कहलाता है और ये पूर्व में पूर्वी घाट कहलाता है। ठीक है, कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी होता है, महाबलेश्वर के पठार से होती है और ये कहाँ पड़ता है? पश्चिमी घाट में। ठीक है, यानी ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। ठीक है, कृष्णा नदी। और लास्ट कौन सी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पठार से, ब्रह्मगिरी की श्रेणियों से। ठीक है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी भी कहाँ पड़ता है? पश्चिमी घाट से। आपको इतना ही याद रखना है, ब्रह्मगिरी से कौन सी निकलती? कावेरी, महाबलेश्वर से कृष्णा, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी और सिहावा पर्वत श्रेणी में महेंद्रगिरी से कौन सी निकलती है? महानदी। और इसका क्रम यही आप लोग क्या करोगे? याद, नॉर्थ से साउथ, और सबके सब क्या बनाते हैं? डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, इतनी चीज़ें होने के बाद कुछ चीज़ें और हैं आपकी, जैसे मैं आपको ये बताऊँगा। देखो, आपके दो द्वीप समूह भी हैं यहाँ पे। एक का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरे का है लक्षद्वीप समूह। अगर आपसे पूछता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो वो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप कहाँ है? आपका अरब सागर में। लक्षद्वीप को कौन सा द्वीप कहा जाता है? परवाल द्वीप कहा जाता है। कौन सा द्वीप कहा जाता है? परवाल द्वीप। इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हमेशा याद रखना। अगर आपसे ये पूछता है कौन सा द्वीप परवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है, उसका नाम कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, अब लास्ट चीज यहाँ पे देखिए, डेल्टा का निर्माण। अब सुंदरवन का डेल्टा भी तो पूछ सकता है आप लोगों से, हमेशा याद रखना। सुंदरवन का डेल्टा अगर कौन सी नदियां बनाता है पूछेगा, तो उसका नाम क्या बताओगे? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ है, देखो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के पास सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वो कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। और अमरकंटक के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, सुनो। अमरकंटक जो है, अमरकंटक एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अमरकंटक का पठार है, यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है जो विपरीत दिशाओं में बहती है। अगर आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन से पठार से, कौन से पर्वत श्रेणी से, पठार जनरली आप मान लीजिए अमरकंटक का पठार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के आसपास पड़ता है। आपसे अगर ये पूछता है कौन से पठार से दो नदियों का उद्गम होता है, वैसे तो तीन नदियों का उद्गम होता है, मेनली आप दो का याद रखना, एक सोन नदी, एक नर्मदा नदी। दोनों ही अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। देखिए, सपोज अगर ये अमरकंटक का पठार है, ये ठीक है, इससे जो सोन नदी निकलती है वो जाती है नॉर्थ की ओर। कहाँ की ओर? नॉर्थ। यानी अगर यहाँ पे अमरकंटक है, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी और गंगा से मिल जाएगी। ठीक है, गंगा नदी यूं बह रही है ना, अगर ऐसे, तो ये नीचे से जाके मिलती है गंगा से। यानी गंगा के कंपेयर में ये पोर्शन क्या है? साउथ, दक्षिण। तो अगर आपसे कभी पूछता है गंगा से दक्षिण की ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी पूछेगा, तो उसका आंसर कौन सा होगा? सोन नदी। और सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ठीक है, याद रखना इस सेंटेंस को, गंगा से दक्षिण की ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी पूछेगा तो वह है सोन नदी। दूसरी नदी अमरकंटक से निकलते नर्मदा। नर्मदा मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, ये तो आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब जो आगे को मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सुन लो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपके मतलब एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जो सेक्शन में अब बता रहा हूँ, देखिए इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। एक तो होता है मौसम, मौसम किसे कहोगे आप? ठीक है, एक होता है जलवायु। ये क्या है? ये खाली समझना है आपको। देखिए, मौसम क्या है? वायुमंडल में प्रतिदिन कई मौसमी मतलब कई चेंजेज आते हैं। जैसे कभी तापमान ज़्यादा होगा, कभी वर्षा ज़्यादा होगी, कभी सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। तो इस टाइप की जो घटनाएं होती हैं प्रतिदिन, अगर हम इसका एनालाइज करें तो वो मौसम कहलाता है। यानी वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। वो कौन सा परिवर्तन? ताप का परिवर्तन, दाब का परिवर्तन, सूर्य की किरणों में जो एनर्जी मिली उसका परिवर्तन, बादल छाए हैं, वर्षा छाई है, इस टाइप का अगर प्रतिदिन अगर परिवर्तन होगा तो उसको बोलेंगे क्या? मौसम। ठीक है, और ये मौसम क्या होगा? पर्टिकुलर मतलब छोटे छोटे स्थानों पे हो सकता है। और जलवायु क्या होता है? इन मौसम का एक लॉन्ग टर्म पे अगर हम एवरेज निकालेंगे, मतलब 30 से 40 वर्ष, 40 से 50 वर्ष में मौसमी जो मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये ताप, दाब, आपका सूर्य की किरणें, बादल, वर्षा, ये सब, इनको अगर आप बहुत लंबे समय पे अगर सब चीज़ों का एवरेज निकालोगे, वो क्या कहलाएगा? जलवायु कहलाएगा। ठीक है, जलवायु एक लॉन्ग टर्म में हम निर्धारित करते हैं। अब जैसे, और ये बहुत विस्तृत क्षेत्र का होता है क्या? जलवायु। अब ये नहीं कि आप अगर बगल वाले से पूछ रहे हो तुम्हारे वहाँ की जलवायु कैसी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जलवायु एक विस्तृत क्षेत्र में होता है, जबकि मौसम स्थानिक क्षेत्र में होता है, छोटे छोटे इलाकों में पाया जाता है। ठीक, और ये प्रतिदिन की घटना है और ये एक लॉन्ग टर्म की घटनाएं हैं। ये आपको यहाँ पे नहीं समझना है, जब हम इस टॉपिक में आएंगे, अलग टॉपिक है, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए भारत में क्या होती है ना, जो वर्षा होती है वो वर्षा किससे होती है अगर आपसे पूछेगा, तो भारत की जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? ये क्वेश्चन लिख लेना है। ठीक है, दक्षिण
पश्चिम मानसून। अब मानसून हमारा टॉपिक है 11th में, मैं आपको मानसून क्या होता है 11th में समझाऊंगा। एक प्रकार की हवाएं होती हैं जो अपने साथ नमी धारण करके आती हैं और भारत में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम क्यों कहते हैं, देखिए दिशाएं बताऊंगी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। और जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो हवाएं हैं, यहाँ क्या होता है, भारत का अरब सागर यहाँ से आती हैं ऐसे, देखिए ये साउथ, ये नॉर्थ है, ठीक है। तो साउथ और नॉर्थ ये साउथ और वेस्ट के बीच के इलाके में आ रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। यानी साउथ माने दक्षिण, वेस्ट माने मतलब पश्चिम, इनके बीच से आ रहा है तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। इससे भारत में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर आपसे पूछता है भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, आप क्या बताओगे, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से, ठीक है। अब देखना एक चीज़ आपने कभी कभी नोट की होगी, आप जैसे उत्तर भारत के इलाकों में रहते हैं, कभी दिसंबर जनवरी के टाइम पे यहाँ पे बारिश हो जाती है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। अगर आपसे कभी ये पूछता है उत्तर भारत में शीतकाल के समय, याद रखना इस सेंटेंस को, सुन लो ढंग से, उत्तर भारत में शीतकाल यानी नॉर्थ ठंडियों के टाइम पे, दिसंबर जनवरी के टाइम पे जो बारिश होती है, उसका मुख्य कारण क्या है, उसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं इसको, वेस्टर्न डिस्टर्ब, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, इस शब्द को लिख लेना। और पश्चिमी विक्षोभ मैं आपको आगे बताऊंगा जब जलवायु पढ़ाऊंगा 11th में, जब हम जेट धाराएं वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ आपका आएगा। अभी इतना ही याद रखो, उत्तर भारत में ठंडियों के समय वर्षा की होती रहेगा तो पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। और आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, उत्तराखंड में जनवरी फरवरी या दिसंबर के समय जो वर्षा होती है उसका मुख्य कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। ठंडियों में वर्षा इसीलिए होती है नॉर्थ इंडिया में। वहीं साउथ इंडिया में जो ठंडी के टाइम, जैसे आपका यहाँ ठंडी का इलाका है, दक्षिण भारत में उस टाइम बारिश होती है। जैसे आपने सुना होगा नवंबर वगैरह में, देखना चेन्नई वगैरह में बहुत बार बाढ़ आती है, आपने देखा होगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों में ठंडी के टाइम यहाँ के हिसाब से ठंडी है, वहाँ तो खैर उस टाइम गर्मी होगी। तो जो शीतकाल के समय या ठंडी के टाइम अगर दक्षिण भारत में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अगर बारिश होती है कहेगा, वो किससे होती है, लौटते हुए मानसून से। आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, अगर ऐसा पूछता है तो उसका आंसर होगा तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश के इलाके, ठीक है, यानी साउथ, मुख्यतः तमिलनाडु। यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के नवंबर दिसंबर के समय लौटते हुए मानसून से या अक्टूबर के टाइम लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, तो आप क्या बताओगे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये तो आपका क्या था, लौटते हुए मानसून से बारिश। अब भारत की जलवायु है, जलवायु क्या कहा मैंने, मौसम तो पर डे की घटनाएं, जलवायु लॉन्ग टर्म में है। जलवायु के कारक भी क्या होंगे, जैसे वर्षा वगैरह, ये सब चीज़ें, ताप दाब, ठीक है, एक लंबे समय में औसत निकालेंगे। तो भारत की अगर आपसे कोई पूछता है कि जलवायु कौन सी है, आपका आंसर होगा मानसूनी जलवायु, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है भारत की जलवायु कौन सी है, आप क्या बताओगे, भारत की जलवायु कौन सी है, मानसूनी जलवायु। मानसून क्या है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। अब ये मानसूनी जलवायु क्यों है, देखिए मैंने आपको एक चीज़ परसों बताया था, ये समझा रहा था जब मैं आपको, ये 0 डिग्री था, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा उत्तर की ओर और मकर रेखा दक्षिण की ओर, 0 डिग्री बीचों बीच जाने वाली काल्पनिक रेखा। मैंने क्या कहा था, इस बेल्ट को, यानी 0 डिग्री से 23.5 ऊपर और 0 डिग्री से 23.5 नीचे, इस पूरे बेल्ट को उष्ण कटिबंध बोलते हैं। कहा था नहीं, उष्ण कटिबंध, ठीक है। कटिबंध अपने आप में बेल्ट होती है, पेटियां होती हैं, ठीक है। उष्ण माने गर्म। इन इलाकों में सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा मिलता है अर्थ में, ठीक है। कहाँ, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य जो है सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको उष्ण यानी गर्म कटिबंध, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो भारत की लोकेशन जो है पूरी कहाँ है, 23.5 डिग्री के आसपास, यानी मैक्सिमम पोर्शन भारत का 0 से 23.5 डिग्री तक पड़ता है। और कुछ बहुत पोर्शन जो है, कल बताया था अक्षांशीय विस्तार, आपको मैंने समझाया था, जितना भी बताया था 37 डिग्री के आसपास तक वो इलाका। तो भारत की जो लोकेशन है उष्ण कटिबंध में है, इसलिए यहाँ की जलवायु कौन सी है, मानसूनी। अगर आपसे पूछता है भारत की जलवायु मानसूनी होने का क्या कारण है, आप बताओगे इसकी जो लोकेशन है, इसकी स्थिति है, वो उष्ण कटिबंध इलाके में पड़ती है, इसलिए इसकी जलवायु क्या है, मानसूनी, ठीक, याद हो जाना चाहिए। देखिए जलवायु है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होंगे। देखो आपको पता है भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। कहीं तो पूरा सूखा है, जैसे राजस्थान वगैरह के इलाके में बारिश ही नहीं होती, कहीं नॉर्थ ईस्ट वगैरह साउथ की ओर देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, वेस्टर्न घाट इलाके में। तो ये क्या है, जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता है, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर यहाँ अंतर पाया जाता है। अगर आपसे पूछता है जलवायु के निर्धारण के कारक क्या क्या होते हैं, ठीक है, जलवायु निर्धारण के कारक आप क्या क्या बताओगे। सबसे पहले उसकी स्थान या स्थिति, यानी वो जिस जगह की जलवायु नाप रहे हैं आप, वो किस स्थान पे है। यानी अगर आप राजस्थान को देखोगे वो कहाँ पे है, और आसाम को देखोगे वो कहाँ पे है, दोनों की जलवायु में डिफरेंस पाया जाएगा, यानी उसके स्थान और स्थिति। दूसरा, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, समुद्र से
दूरी। जो समुद्र के जितने पास होगा वहाँ उतनी अच्छी कंडीशंस बनती है बारिश की, क्योंकि हवाएं जो समुद्र से नमी लेके आएंगी, जैसे ही वो स्थल भाग में, जैसे सपोज ये है, ये आपका महाराष्ट्र का इलाका है और यहाँ सपोज कोई दूसरा इलाका है झारखंड का इलाका, अब हवा यहाँ से आई पानी लेके, मतलब अपने साथ नमी लेके, अब महाराष्ट्र के इलाके में टकरान के यहाँ अच्छी खासी बारिश करेगा। जैसे जैसे स्थल भाग में जाते जाते आगे पहुंचेगा, नमी कम होती रहेगी, बारिश की मात्रा भी कम होती रहेगी। यानी समुद्र से दूरी भी एक फैक्टर है जो जलवायु को निर्धारित करता है। इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है, उसकी ऊंचाई, यानी जैसे जैसे आप हाइट में जाओगे आपको पता है जलवायु चेंज हो जाती है, यानी तापमान क्या होता है, कम होता रहता है। तो जैसे जैसे आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे, हाइट की ओर जाओगे, तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी, तो उससे भी जलवायु क्या होती है, प्रभावित होती है। और लास्ट क्या है, उच्चावच, क्या है, उच्चावच, ठीक। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, स्थान व स्थिति, समुद्र से दूरी, ऊंचाई और उच्चावच जो यहाँ पे दिया है, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले, जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन पूछेगा जलवायु निर्धारण के लिए मुख्यतः कौन कौन से कारक है, 3 ये देगा और लास्ट में उपयुक्त सभी कह देगा, उपयुक्त सभी करके आ जाना, ठीक है, या चारों ऑप्शन दे सकते हैं। लास्ट चीज क्या है, भारत की जलवायु में जो प्राकृतिक वनस्पति हम पढ़ेंगे, इसके द्वारा क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पतियों का निर्धारण होता है। आपने देखा होगा कहीं भारत में झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कहीं इतने हरे भरे वृक्ष पाए जाते हैं, बिल्कुल जैसे आजकल बरसात का समय है, आप अपने आसपास देख लीजिए इतनी बढ़िया हरियाली है। कहीं भारत के वृक्ष ही नहीं पाए जाते हैं, कहीं इतने लंबे ऊंचे अच्छी अच्छी पत्तियाँ होती हैं, कहीं पत्तियाँ गिरा देते हैं। यानी सब के सब जो प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति किसको कहेंगे, जो मनुष्य के बिना इंटरफेयर के द्वारा वनस्पति बनी, उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है। अब ये प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। ये तो बता दिया भारत में जो पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है वो कितने प्रकार की हैं, 5 प्रकार की। अब हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ से 5 प्रकार की वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से होती है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति यहाँ सीख जाओगे, हमेशा काम आएगा, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, क्वेश्चन पक्का आता है। देखिए 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा का है, अब ये तो सबको पता ही होगा, लिख लेना। और जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो भी दे रखा है उसने, वो मानसिन राम मेघालय में एक जगह पड़ती है, कौन सी, मानसिन राम, वो मेघालय में एक जगह पड़ती है, वहाँ सर्वाधिक क्या होती है, भारत में वर्षा होती है। ये आप नोट करना, विश्व की भी सर्वाधिक वर्षा वहीं होती है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप यहीं तैयार कर लेना और ये कभी भी आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति, अब देखिए भारत में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कैसे याद करें। आपने इसको कैसे ही करना है, देखो विशेषता, कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से इसके उदाहरण है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपके इससे ऊपर कुछ नहीं पूछता है, ठीक। देखिए 5 प्रकार की कौन कौन से होते हैं, इसको ऐसी फ्लोट चार्ट से बनाना, ठीक है। सबसे पहला आता है उष्ण कटिबंधी, ऐसी फ्लोट चार्ट से बनाना, उष्ण कटिबंधी वर्षा वन, या इसी को सदाबहार वन भी कहते हैं, ठीक है, बहार वन, ठीक। उष्णकटिबंधी वर्षा वन या उष्णकटिबंधी सदाबहार वन, ठीक। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी विशेषता क्या होती है। एक्चुअली है क्या ना, इसमें ये ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां हम भारत में सर्वाधिक, भारत के विश्व में जहां सर्वाधिक वर्षा होती है, ये उन इलाकों में पाए जाते हैं। यानी इनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है, जिस वजह से क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं और काफ़ी इनकी हाइट भी रहती है, ठीक है। एक मतलब बहुत अच्छा जो है वाटर मिलता है इनको। आप खुद ही अपने घर में 2 गमले लगाना, एक को रोज़ पानी देना, एक को पानी मत देना, आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो उष्णकटिबंधी वर्षा वन का ही मतलब ये है कि सर्वाधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं, अधिक ऊंचे वन होते हैं और हरियाली इसमें हमेशा रहती है, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, सदाबहार वन। इसके अलावा ये वन जो होते हैं बहुत ज़्यादा घने होते हैं, क्योंकि अब अच्छी खासी मात्रा में बारिश मिल जाए। आजकल खुद ही देखो आप पहाड़ी इलाकों में मानसून का समय है, जहाँ बारिश मिल जाए, पेड़ पौधे कितने हरे हैं, ठीक है। वही इनके साथ भी विशेषता होती है। तो देखो ये क्या है, सर्वाधिक वर्षा, मतलब अधिक वर्षा होती है इन इलाकों में, वर्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है, घने क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, ये जो पेड़ होंगे सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाते हैं, ये वाले वन, ठीक है, सदाबहार वन भी कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं सदाबहार वन, क्योंकि जब पेड़ पत्तियां तो गिराएगा, इसमें इतनी ज़्यादा डेंसिटी है, इतने ज़्यादा घने हैं, अलग अलग टाइम पे पेड़ क्या करते हैं, पत्तियां गिराते हैं, तो आपको आइडिया नहीं आ पाएगा कि कौन सा पेड़ कब पत्तियां गिरा रहा है। तो हमेशा क्या दिखते हैं, वो हरे भरे, यानी क्या है, सदाबहार वन है, ठीक। इसके अलावा इसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो कहाँ पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ये जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मतलब ये वन पाए जाते हैं, ये अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी कुछ राज्य और इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं भारत में, वेस्टर्न घाट के कुछ इलाकों में। देखो कहाँ पाए जाते हैं,
एक तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अगर आपसे पूछता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार अभी बता दिया है मैंने आज की वीडियो में आपको कहाँ पे है, आप देख लेना मैप में, बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट यानी जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के, आपने देखा होगा मैप में इस किनारे जहाँ आसाम वगैरह हैं, वहाँ भी कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसके अलावा वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, अभी बताता हूँ, ठीक है। पश्चिमी घाट, इसको ऐसे ही लिखना। पश्चिमी घाट का मतलब क्या हुआ, देखिए जब भारत का आप ये वाला पोर्शन देखोगे, महाराष्ट्र नीचे तमिलनाडु केरला वगैरह का, ये जो पोर्शन है पश्चिमी घाट कहलाता है। अब क्या होता है, देखिए ये एक प्रकार का पठारी है, यहाँ से आई क्या, मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं इस पठार से टकराती हैं, जब इस पठार से टकराती हैं तो वो क्या करता है, तो पठार का ये वाला पोर्शन होता है पल्ले साइड वाला, वहाँ बारिश कम होती है क्योंकि यहाँ टकराने के बाद इसी साइड वर्षा होती है। तो अभी पश्चिमी घाट का जो कौन सा इलाका है, पश्चिम का इलाका है, आप सिर्फ इतना याद रखिए, पश्चिमी घाट का पश्चिमी इलाका, वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब आपसे पेपर में क्या पूछता है पता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन मतलब का पेड़ जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण के अंदर आएगा, ठीक। विशेषता बता दी, कहाँ पाए जाते हैं बता दिया, अब इसकी कौन कौन से वन होते हैं इसमें, इसके अंदर आप याद रखोगे रोजवुड, महोगनी और एबोनी, ठीक है। रोजवुड, महोगनी और एबोनी, इन तीन पेड़ों के नाम आपको याद रहने चाहिए, रोजवुड, एबोनी और महोगनी, ये इनके क्या है, एग्जाम्पल है। ऐसे ही लिखना, नीचे लिख देना रोजवुड, एबोनी और महोगनी, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए कौन सी होती है प्राकृतिक वनस्पति, दूसरे को कहते हैं उष्णकटिबंधीय, वो भी गर्म इलाकों में होगा, पतझड़ वन। क्या कहोगे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है। पतझड़ क्यों कहते हैं, देखिए सबसे पहले ये पेड़ क्या होते हैं ना, एक वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक। जैसे आप लोगों ने कई पेड़ पौधे ऐसे देखे होंगे, वो एक टाइम ऐसा आता है कि अपने पत्तियां ही गिरा देते हैं, वो पानी की जब उन पर कमी होती है वो पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पतझड़। वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियों को गिराने के कारण पतझड़। ये उनके कंपेयर में कम घने होंगे, किसके, उष्णकटिबंधीय के कंपेयर में कम घने होंगे, जो अभी मैंने सदाबहार या वर्षा वन बढ़ाया उसके कंपेरिजन में क्या होंगे, कम घने होंगे। इसके अलावा इसका नाम मानसूनी वन भी है, क्या नाम वन है, मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक। ये जो वन होते हैं भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है, यानी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से इन वनों का क्या है, सर्वाधिक विस्तार है भारत में, ठीक है, सर्वाधिक विस्तार है। अब ये विस्तार है तो कहाँ पाए जाएंगे ये वन, ये वन जो पाए जाते हैं जनरली मध्य भारत के इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी के कुछ इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कहीं कहीं महाराष्ट्र, ठीक है। यानी मेनली आप जो मध्य भारत का इलाका है, भारत का ये वाला पोर्शन, यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल होंगे, इसके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैसे पीपल है, ठीक है। पीपल के अलावा नीम का पौधा हो गया, नीम का पेड़ हो गया, पीपल है, नीम है, साल है, सागौन है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ के। तो लिख लो साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम, साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम, ठीक है। ये 5 प्रकार के जो मतलब पेड़ हैं, ये किसके एग्जाम्पल है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अब ये तो घने वन भी हो गए, उससे कम घने हो गए, उसके बाद आते हैं झाड़ियाँ। ये सब क्यों हो रहा है, बारिश का वितरण, मतलब वर्षा का कहाँ कहाँ वितरण है, जहाँ जितनी कम बारिश होगी वहाँ उतने कम वन पाए जाएंगे, उतने नीचे के वन पाए जाएंगे, ठीक है। अगला आता है झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ बोलते हैं इसको, ठीक है, कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी जहाँ शुष्क क्षेत्र होगा, यानी जहाँ बारिश सबसे कम होगी, ठीक है, शुष्क क्षेत्र, इसकी विशेषता ही है। अब ये पेड़ क्या होते हैं, देखिए जैसे पेड़ पौधों में भी क्या है, जीवन है। अब इनमें क्या होता है, जैसे पानी की कमी होने के कारण ही पत्तियों को क्या करते हैं, अपने गिराते, पत्तियां होती ही नहीं है, वो क्यों, वाटर को सेव करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रकृति ने सब चीज़ बैलेंस से की है। देखो इनको क्या दिए हैं, कांटे दिए हैं, क्यों दिए हैं कांटे, अगर इन पे पत्तियां होती तो ज़्यादा पानी यूज करती, ज़्यादा पानी यूज करती तो पानी होता ही नहीं, ठीक है, पानी है ही नहीं, तो इसीलिए शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। और कटीली झाड़ियाँ, इनमें बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनका जो क्षेत्र है कहाँ पाया जाएगा, खुद सोचो, जहाँ जिन इलाकों में भारत में कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान है, उसके बाद गुजरात का इलाका है, पंजाब का इलाका है, ये जो इलाके हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, यहाँ सब की जगह क्या पाई जाती हैं आपकी, ये कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अब पूछेगा आपसे, कटीली झाड़ियों के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कैक्टस, एक तो क्या लिख लीजिए कैक्टस, एक लीजिए खैर,
कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर। ठीक है, कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर। ठीक है, ये जो हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं? कटीली झाड़ियों के। अब आपसे ऐसे ही मिलाने के लिए भी पूछ सकता है या पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कटीली झाड़ी का एग्जाम्पल है, बबूल दे देगा, बाकी उधर के वर्षा वनों के एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बनाना, आप मुझे लग रहा है कि मेरे साथ क्लास करते करते क्वेश्चन बनाने का फॉर्मेट आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ये तो हो गया कटीली झाड़ियाँ। इसके बाद देखिए कहाँ पाई जाती है बता दिया। अगला आता है क्या? पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति यानी जो पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। अब देखिए हाइट बढ़ने के साथ साथ मैंने क्या कहा, तापमान में कमी आती है, और तापमान भी जलवायु का एक कारक है जो क्या करता है, पेड़ पौधों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जब आप जाओगे पहाड़ी इलाकों में लगभग 2000 से 3000 के आसपास, या कुछ भी कहो 2500 के आसपास, या 1500 से 2500 के आसपास के हाइट में जाओगे तो वहाँ जो आपको वन मिलेंगे वो शंकु के आकार में मिलेंगे। कैसे आकार में? शंकु को। उन वनों को बोलते हैं शंकुधारी वन। क्या? ठीक है, क्या बोलते हैं? शंकुधारी वन। अब आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में भी कहीं चीड़ के पौधे दिखते हैं, कहीं पाइन के पौधे दिखते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल? कहीं साल का पौधा दिखता है, तो ये सब क्या है? पर्वतीय वन के। जैसे कौन कौन से बता रहा हूँ पर्वतीय वन के? चीड़ है, इसके अलावा पाइन बता दिया, और कौन सा? चीड़, पाइन, इसके अलावा जो भी है आप देखना, ये सब चीज़ें किसके हैं? शंकुआकार पेड़ के, मतलब शंकुआकार पेड़ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देवदार भी आपने देखा होगा। जैसे कहीं शिव के धाम पे जाते हो आप, कोई जागेश्वर वगैरह के इलाके में देखोगे वहाँ भी पेड़ दिखते हैं देवदार। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? शंकुधारी, आपका देवदार भी शंकुधारी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चीड़ है, पाइन है, देवदार है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? शंकुधारी वन। और अंतिम जो 5वें प्रकार की वनस्पति पाई जाती है भारत में, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्या? मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव वन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सामान्यतः खारे पानी में भी पाई जाती है। कौन से? खारे पानी। खारे पानी नमक वाला पानी होता है। ठीक है, और ये भारत में कहाँ पाई जाती हैं? जैसे वेस्ट बंगाल का इलाका है और नीचे अंडमान निकोबार का इलाका है, इस साइड को ये पाई जाती है। ठीक है, मैंग्रोव वनों में एक बहुत प्रसिद्ध प्रजाति है, उसका नाम है सुंदरी। क्या है? सुंदरी प्रजाति। इसी सुंदरी प्रजाति के कारण इस मैंग्रोव वन को बोलते हैं सुंदर वन। ठीक है, क्या बोलते हैं? सुंदर वन की पौधे भी बोलते हैं इसको, सुंदर वन। आपने सुना होगा सुंदर वन वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये तो आपकी थी क्या? प्राकृतिक वनस्पति। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। आपको लास्ट चीज अब बताऊंगा। ठीक है, इनको वन लाइनर के रूप में आप नोट कर लेना, आपके इसमें दिया है कि यहाँ पे से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक, लास्ट चीज आज की मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपका पहला है एक वन्यजीव सप्ताह। जैसे प्राकृतिक वनस्पति होती है, ऐसे वन्यजीव, मतलब ये वन्यजीव भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो भारत में इनके संरक्षण के लिए, इनको बचाने के लिए एक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है आपसे पूछेगा, तो आप क्या बताओगे? अक्टूबर का पहला सप्ताह। ठीक है, अक्टूबर का पहला सप्ताह। ये क्या है? अक्टूबर का पहला सप्ताह। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अगस्त का पहला सप्ताह, अक्टूबर का लास्ट सप्ताह, ऐसे ऑप्शन आएगा तो अक्टूबर का पहला सप्ताह। ठीक है, इसके अलावा एक उसने दे रखा है एशियाई शेर। एशियाई शेर। ठीक है, एशियाई शेर भारत में कहाँ पाया जाता है? अगर आपसे पूछता है आप क्या कहोगे? गिर वन में। गिर वन। ठीक, गिर वन कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। गिर वन कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये क्या पाया जाता है? एशियाई आपका शेर पाया जाता है। इसके अलावा एक क्या होता है? एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा जो है मानस अभ्यारण्य में पाया जाता है, जो कि असम में। ठीक है, क्या है? एक सींग गैंडा। ठीक है, ये एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? मानस अभ्यारण्य, असम। कहाँ? मानस अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? मानस अभ्यारण्य में। और ये मानस अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? असम में। यहाँ हाथी वगैरह भी पाया जाता है, लेकिन मानस अभ्यारण्य मेनली एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं भारत में, जैसे जंगली गधा है। एक जंगली गधे का प्राकृतिक निवास कहाँ है, प्राकृतिक आवास कहाँ है? वो है कच्छ के रण में। कहाँ है? कच्छ के। ठीक है, जंगली गधे का प्राकृतिक निवास, जो जंगली गधा है भारत में, वो पाया जाता है कच्छ के रण में। और कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, कच्छ के रण में। ठीक, कच्छ का रण कहाँ है पूछता है तो गुजरात में। मैप में आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट चीज़ें क्या है इसमें? देखिए एक तो आपका जंगली, जैसे मैंने गधा बताया, ऐसी एक जंगली बकरी होती है, और जो भालू होता है या हिम तेंदुआ होता है, ये पाया जाता है हिमालय के इलाकों में, यानी जहाँ बर्फीले इलाके हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है, मोस्टली भालू कहाँ पाए जाते हैं, या हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, वो हिमालय के इलाकों में। ठीक है, अब भारत सरकार ने क्या किया? इन वन्य जीवों को बचाने के लिए कुछ चीज़ें चलाई,
कोई प्रोजेक्ट चलाए। 2 प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे दिए थे, एक तो लिख लीजिए आप प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना। अगर आपसे पूछता है प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना कब से चली, बाघ परियोजना ये चली थी 7 अप्रैल 1973 से, 7 अप्रैल 1973 से कौन सी चली थी, बाघ परियोजना। और हाथी को संरक्षण देने के लिए, हाथी को बचाने के लिए क्या चलाया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, यानी हाथी को संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला था, 1992 में। ठीक है, इसी के साथ आपकी पहली बुक एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की क्या होती है, कंप्लीट होती है। इससे ऊपर आपका कोई क्वेश्चन है नहीं वहाँ, और आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना अगर आपने फॉलो किया होगा। 4 वीडियो लगी, एक मतलब किताब को कंप्लीट करने में। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे और अपने अंदर आप एक एनालाइज करना। आज तक जैसे आप जीएस पढ़ रहे थे, वो कहाँ कहाँ से आपने कॉपी में लिखा, क्या क्या लिखा मुझे नहीं पता। अब सबसे बेसिक लेवल की जो किताब है वो आपका सारे नोट्स देखना किस लेवल की जीएस धारण करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी को मिस मत करना। अगर आप सारी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ के जाते हैं, आपका अगर 40 नंबर की जीएस आते हैं, मान के चलिए 25 नंबर इन्हीं कहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू।